हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। दिस इज़ अनामिका और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर, जो कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एटम्स के बारे में, एटम्स के हिस्ट्री के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पे 2 लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि एटम्स होता क्या है। ठीक है, या फिर एटम्स की खोज किसने की। तो 500 BC के अराउंड महर्षि कन्नड़ जो थे, उन्होंने मैटर के बारे में बताया कि मैटर जो है, जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आप इस पड़ाव पे पहुंच जाओगे कि आगे उस पार्टिकल को आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सपोज दैट एक पार्टिकल है, उसको आप आगे नहीं डिवाइड कर सकते, तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो कहला जाएगा एटम। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये जो डायग्राम यहाँ पे है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। एटम का स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। इसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, साथ ही साथ कुछ एक न्यूक्लियस भी होता है। तो इसके बारे में हम लोगों को आगे के चैप्टर्स में पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये है एटम। तो एटम का सबसे पहले एटम के बारे में सबसे पहले महर्षि कन्नड़ के द्वारा बताया गया कि एटम वो पार्टिकल है मैटर का जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मीन्स दैट इज इनडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, अब कोई भी मैटर जो है वो एक फंडामेंटल यूनिट से बना है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके एक मैटर का निर्माण होता है। तो ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? एटम्स। ठीक है, ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो कहलाते हैं एटम। और ये जो एटम है इसका साइज जो है वो काफ़ी छोटा होता है, अराउंड 0.1 से 0.5 नैनोमीटर के बीच। ठीक है, दिस nm इज नैनोमीटर। ओके, नैनोमीटर, एंड इसका वैल्यू होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं कि मैटर इन कंबाइंड स्टेट। तो जब महर्षि कन्नड़ ने बताया कि जो एटम है उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, दैट इज, और यू कैन कॉल इट फिलोसोफर। तो उन्होंने कहा, दैट इज पाकुड़ काक्यामा। उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स, वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एटम्स के बारे में ही बताया कि जो एटम्स है वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये बताया गया पाकुड़ काक्यामा के द्वारा। और साथ ही साथ एंशिएंट ग्रीक में 2 फिलोसफर और थे, दैट इज डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस। तो इन्होंने भी बताया कि अगर आप मैटर को डिवाइड करते हो तो क्या है कि आप ऐसे स्टेट पे पहुंच जाओगे ऐसे स्टेट पे पहुंच जाओगे तब आप आगे जाके मैटर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जिस पे आप आके रुक गए, मीन्स आगे आप मैटर को नहीं डिवाइड कर सकते, तो वो कहलाता है एटम। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल इस तरीके से ले लो कि एक चॉक ले लो और उसको डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड करते जाओगे, तोड़ते जाओगे, तो उस स्टेज पे पहुंच गए जब आगे वो उसका पार्टिकल्स आपसे नहीं टूट पाएगा, नहीं ब्रेक हो पाएगा, तो वो कहलाता है एटम। तो अब आगे बढ़ते हैं कि जब इनडिविजिबल पार्टिकल एटम के को ढूंढा गया, तो उसके बाद क्या है कि कुछ और साइंटिस्ट आए ये देखने कि हाँ एटम तो मिल गया। अब क्या है कि एटम जो है कभी भी अकेला नहीं रहता है, ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। तो ये जो है पाकुड़ काक्याना के द्वारा बताया गया। अब आगे बढ़ जाते हैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? अगर देखा जाए तो देयर आर फिजिकल चेंजेस इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। तो केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस के होने की वजह से होते हैं। फिजिकल चेंजेस आप क्या कह सकते हो कि अगर आइस जो है वो पिघल कर अगर वाटर बन गया, तो ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है। बट उसी जगह पे आप जब हाइड्रोजन को रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन से, तो ये क्या बना देगा? वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है,
ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है, बट ये क्या बना रहा है, लिक्विड फॉर्म, दैट इज वाटर। तो जब कोई नया पदार्थ बनता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है कि व्हेन टू और मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, बोथ आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या कह देंगे, रिएक्टेंट्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल्स ही रिएक्ट कर रहे हैं और मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं वाटर को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो वाटर हमारा बन गया, ये कहला जाता है क्या, प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तो आपको पता चल गया, इससे क्या है, एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की तरफ। ठीक है, तो 18वीं सेंचुरी तक तो लोग का यही मानना था कि जो एटम्स है वो उनको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब तो एटम को अगर डिवाइड नहीं कर सकते, तो लोगों को बाद में पता चला आफ्टर 18वीं सेंचुरी कि जो एटम्स है वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के फॉर्म में। ठीक है, कंपाउंड्स के फॉर्म में पाया जाता है। तो उससे दो साइंटिस्ट आए, एंटोनियो लवेजर एंड डी जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, तो उन्होंने दो लॉज दिया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो एक लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके द्वारा दिया गया, लेवॉइजर के द्वारा। ठीक है, लेवॉइजर। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसके द्वारा दिया गया, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा, जोसेफ प्राउस्ट। ओके, अब देख लेते हैं कि ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है और लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या है। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, इसको कभी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अलग है क्या, डेफिनेट प्रोपोर्शन अलग है क्या, नहीं, दोनों सेम ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तरफ। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, दिस apparatus इज कॉल्ड एज कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, तो एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे। अब इस कॉनिकल फ्लास्क में हमने Na2SO4 मीन्स सोडियम सल्फेट का सल्यूशन लिया है, साथ ही साथ एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उसमें टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड लिया है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का सल्यूशन लिया है। अब इसको हमने जब रिएक्शन नहीं कराया है, उसके पहले इसका वेट को हम लोग मेज़र कर लेंगे। ठीक है, रिएक्शन नहीं कराया है, उससे पहले वेट को मेज़र कर लेंगे। अब क्या है कि शेक करेंगे दोनों को, इसको हम लोग बंद कर देंगे रबर कॉर्क से। ठीक है, अब शेक करेंगे, तो आफ्टर शेकिंग दिस केमिकल रिएक्शन अकर करेगा, मीन्स केमिकल रिएक्शन होगा, और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको भी हम वापस मेज़र करेंगे, उसके वेट को। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ अगर वेट देखें हम लोग, मास या फिर वेट कह सकते हैं, ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पे भी 300.23 ग्राम है और यहाँ पर भी 300.23 ग्राम है। मीन्स रिएक्टेंट ये है और ये रहा आपका प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ क्या है, आपका मास जो है वो सेम है। दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि मैटर को आप ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही क्रिएट कर सकते हो। इट रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब ये नहीं बदलता है, इसमें मास जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। देयरफॉर मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू दी मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू दी मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये रहा आपका लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। दैट इज द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज व्हेन वी रिएक्ट हाइड्रोजन विद द ऑक्सीजन देन वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसको सबसे पहले तो हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए ये हो जाएगा इस तरीके से 2H2 + 2H2O। ठीक है, बैलेंसिंग अगर किसी को सीखना है तो ये मैंने कोई दूसरा वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करा जाता है। तो इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो 4 ग्राम है और ऑक्सीजन क्या है
यहाँ पे 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 32 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से ये 4 ग्राम कैसे आया, अगर देखें तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितना है 4, ठीक है, और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 ग्राम। ओके, तो ये आ जाएगा 4 ग्राम हमारा। तो रिएक्टेंट साइड देखें तो अगर दोनों को सम कर दे तो मास है 36 ग्राम। ठीक है, अब प्रोडक्ट साइड भी मास देख लेते हैं। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है 18 ग्राम। 18 ग्राम कैसे आता है, ये रहा H2O। ठीक है, इसमें 2 ग्राम हो जाएगा वो हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। 16 + 2 इज 18 ग्राम। ठीक है, तो अब देखते हैं ये हो जाएगा 36 ग्राम। दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड जो मास था वो भी इक्वल है प्रोडक्ट साइड के। ठीक है, तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, ये कंजर्व रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे लॉ ऑफ के तरफ, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का जब भी बात आए तो याद करो कि प्रपोर्शन का जब भी बात आए तो हम लोग रेशियो की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, रेशियो की बात करते हैं। एक बार फिर से याद दिला दूँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन जो है वो जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया है, एक NH3 दैट इज अमोनिया एंड अनदर वन इज वाटर। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता क्या है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल ले रहे हो आप, दिस इज द अमोनिया। ठीक है, अमोनिया में 2 एलिमेंट्स हैं, एक है नाइट्रोजन और दूसरा क्या है हाइड्रोजन। ठीक है, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन, और इसमें जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दोनों के मास का आप रेशियो निकालोगे तो ये क्या है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही हमेशा आएगा। मींस NH3 जो है वो हमेशा ही 14:3 के फॉर्म का रहेगा। ठीक है, इसका ये रेशियो कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये 14:3 कैसे आया, यहाँ से देख लो, हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो एक हाइड्रोजन का मास अभी मैंने बताया क्या होता है 1 ग्राम, तो 3 हाइड्रोजन है ना, तो 3 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 3 ग्राम, और एक जो नाइट्रोजन है इसका मास होता है 14 ग्राम। तो अगर आप मास का रेशियो निकालो 14 डिवाइडेड बाई 3 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा 14:3। तो जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो हमेशा ही 14:3 के रेशियो में बनेगा। ठीक है, 14:3 के रेशियो में रहेगा। अब यहाँ से वाटर को देख लेते हैं, दिस इज H2O। तो वाटर यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे वाटर में 2 है, इसलिए ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ग्राम, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है, तो एक ऑक्सीजन का मास हो जाता है 16 ग्राम। ठीक है, तो इसका रेशियो निकालोगे तो ये हो जाएगा 2:16, दैट मीन्स 1:8। तो वाटर जो है वो हमेशा ही 1:8 के फॉर्म का रहेगा। ठीक है, वाटर जो है वो हमेशा ही 1:8 के फॉर्म का रहेगा। तो यही स्टेटमेंट देख लेते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है कि अ प्योर केमिकल कंपाउंड कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन यहाँ पे कह रहा है बाय मास, मीन्स मास के रिस्पेक्ट में हम लोग ले रहे हैं, तो ये हमेशा 1:8 के फॉर्म का आएगा, और जो अमोनिया है वो हमेशा ही 4:3 के रेशियो में आएगा। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहा है, इफ वी टेक वाटर फ्रॉम रिवर और फ्रॉम एन ओशियन, बोथ हैव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन दी सेम प्रोपोर्शन। चाहे आप रिवर से वाटर लो या फिर ओशियन से वाटर लो, दोनों का रेशियो सेम ही रहेगा H2O का, दैट इज 1:8। और ये 1:8 रेशियो किसके फॉर्म का है, बाई मास, मीन्स मास के रेस्पेक्ट में। ओके, मास के रेस्पेक्ट में ये रेशियो है। तो
यही रहा आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।